अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे साथियों आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अर्न अकेडमी, परफेक्ट स्टडी पार्टनर फॉर एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले साथियों एक छोटा सा परिचय, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी सेवाएं दी, गेट क्वालिफाई किया था 2013 में विद ऑल इंडिया 6th रैंक। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी सेवा देने के बाद में सिविल सर्विसेज में 16 या 17 दो बार पास किया। उसका अनुभव, क्योंकि इन्वायरमेंट साइंस का पेपर आपका यूपीएससी प्री में आता है, इन्वायरमेंट के सवाल वहां पे पूछे आते हैं, तो ये अनुभव जो है मैं वहां पे आपको साझा करने की कोशिश करूंगा इस मंच पे। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन जो कि आपके पेपर 1 में भी है और आपका पेपर नंबर 2 एक ऑप्शनल है। तो पेपर 1 पे नीचे टारगेट किया है मैंने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से एक प्रोजेक्ट जो कि क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन पे बेस्ड है, टैरी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। तो साथियों मेरी प्रोफाइल आप देखेंगे आरपीएससी पे, अब तक मैं आरपीएससी पे सेशंस लेता रहा हूं, अब नेट जेआरएफ एक आगे बढ़ता हुआ कदम है। मैंने कई लेक्चर्स इन्वायरमेंट इकोलॉजी के ऑलरेडी कवर कर दिए हैं जो कि स्पेशल क्लासेस के थ्रू यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे आपको इस प्लेटफॉर्म पे। और साथ ही साथ लेट्स का राजस्थान एग्जाम, वहां पे इन्वायरमेंट साइंस के मैंने तकरीबन 20 लेक्चर लिए थे। आप सर्च कीजिएगा लेट्स का राजस्थान एग्जाम, आगे नवीन टाइप करेंगे, मेरे सारे इन्वायरमेंट इकोलॉजी की प्लेलिस्ट आपको वहां पे दिख जाएगी। तो साथियों अनअकैडमी का जो हमारा प्लस कोर्स है उसके जुड़ने के मल्टीपल बेनिफिट्स। पहली बात, क्लासेस लाइव रहती हैं, आप क्लासेस के दौरान अपने एजुकेटर से कोई भी डाउट पूछ सकते हैं कमेंट करके। इंटरेक्टिव वे में क्लास रहती है, स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज मैनर में आपका कोर्स यहां पे कंप्लीट करवाया जाता है। हमारी एक लंबी चौड़ी टीम आपको हमें सपोर्ट करे डिफरेंट ऑप्शनल पेपर के लिए, ये टीम हमारी हमेशा काम कर रही है। ये सब आपको अनअकैडमी के प्लस कोर्स पे प्रोवाइड कर रहे हैं लेक्चर्स। जहां तक नेट जेआरएफ के पेपर 1 की बात है, पेपर 1 में कंप्लीट कर रहा हूं। मेरा नया बैच 11 मई से स्टार्ट हो गया है, जहां पेपर 1 में इनिशियली कंप्लीट कर रहा हूं नेट जेआरएफ के लिए, और दूसरा पेपर नंबर 2 वो एनवायरमेंट साइंस का, वो भी मैं कवर करूंगा इस प्लस कोर्स पे। तो साथियों ये जो हमारा अनअकैडमी का प्लस कोर्स है, जहां पे पीडीएफ मिलता है, आपको लेक्चर्स मिलता है तमाम एजुकेटर्स के, उसको एक्सेस करने के लिए आपको गूगल के प्ले स्टोर से अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करने के बाद वहां पे आप नेट जेआरएफ यूजीसी कोर्स का सिलेक्शन करें। सिलेक्शन करने के बाद में आपके सामने विंडो खुलेगी इस तरह की, वहां पर आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ पे 24 महीने का भी है, 2 साल का भी है, 12 महीने 1 साल का कोर्स भी है, 6 महीने का भी कोर्स है। डिफरेंट कोर्स के डिफरेंट फीस, लेकिन नॉमिनल बेसिस पे हम ऑपरेट करते हैं। आर्थिक पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी कंटेंट तो देना ही है, लेकिन इकोनॉमिक एंगल भी यहाँ पे ध्यान में रखा गया है। तो 24 महीने की फी 18,000 रुपए। यहाँ पे कोड NAV10 यूज करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, आपकी फी हो जाएगी इस फीस में 10% ऑफ। 750 रुपीज पर मंथ 750 रुपीज क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे, इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं जिसमें कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं लगेगा। उसी तरह से 12 महीने 1 साल की फी है 12,375 रुपए। अगेन मेरा कोड NAV10 यूज करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इस फी को आप क्रेडिट कार्ड से इंस्टॉलमेंट के थ्रू पे कर सकते हैं जिसमें कोई इंटरेस्ट चार्जेस नहीं है। लगभग 1030 इसकी किस्त आती है पर मंथ। 6 महीने का जो प्रोग्राम है उसकी फी है 10,125 रुपए, 10125। अगेन मेरा कोड NAV10 यूज करने से आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये एक हमारी बेसिक बात। तो साथियों नेट जेआरएफ का पेपर 1 जो मैंने स्टार्ट किया, आप अनअकैडमी के ऐप पे जाएंगे, आप वहां पे मेरे सारा कोर्स, उसकी अप्रोच यहाँ पे देख सकते हैं। इनिशियली मैंने फोकस किया वहां पे पीपल, इन्वायरमेंट एंड द डेवलपमेंट टॉपिक से। तो पीपल, इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट टॉपिक यहाँ पे तमाम लेक्चर्स में ले रहा हूं। और ये प्रोफाइल, अगेन मेरा कोड यहाँ पे NAV10 यूज करने से आप सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये पूरा उसका शेड्यूल ऐप पे जाके आप देख सकते हैं किस दिन कौन सी क्लास होगी, क्या टाइम रहने वाला है। तो साथियों एक अच्छी बात आप लोगों के लिए इस कोविड पैंडेमिक में, देखिए मई का एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ, अब नए एग्जाम की डेट आएगी। देखिए डेट कब आती है, दिसंबर वाला एग्जाम, दिसंबर की साइकिल, वो भी देखना होगा दिसंबर की साइकिल दिसंबर में होती है या नहीं होती। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए जिन कैंडिडेट्स को मई वाला है साइकिल और दिसंबर वाले साइकिल दोनों एग्जाम के लिए देना चाहते हैं, तो वहां पे अभी हम 19 मई तक, 19 में 19 मई मतलब कि कल तक
कल तक आप यदि 6 महीने का सब्सक्रिप्शन मिनिमम लेते हैं, मिनिमम 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको 1 महीने का सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री रहेगा। दोबारा से आपको रिन्यू कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये इसलिए ताकि अगर आप मई और दिसंबर दोनों साइकिल जो है वो एग्जाम प्रॉपर्ली एक बार सब्सक्रिप्शन दे पाए। जो 6 महीने का लेंगे सब्सक्रिप्शन, 1 महीना का एब्सोल्युटली फ्री। यहां पर ही मेरा कोड NAB10 यूज करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथियों ये ऑफर 19 मई कल तक ही वैलिड है। अगर सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं तो डिसाइड कर लीजिएगा, कल तक ही समय है। तो जो मेरा कोर्स है यहाँ पे 360 डिग्री मैनर में कोर्स को कंप्लीट करना कॉम्प्रिहेंसिव एंड होलिस्टिक अप्रोच के साथ में, डाउट सेशन लगातार लगते रहेंगे आपके, इंटेंसिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और टाइम बाउंड मैनर में, टारगेट बेस्ड अप्रोच। सिलेक्शन आपका करवाना है, हमारा उद्देश्य है आपका सिलेक्शन। तो टाइम बाउंड अप्रोच में टारगेटेड मैनर में हम यहाँ पे कोर्स को कंप्लीट करवाएंगे। तो आज का टॉपिक, आज का विषय जिसको बात करने जाऊंगा मैं आपसे, पेपर 1 यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं वो है हमारा इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एफर्ट्स। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एफर्ट, उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड ओजोन लेयर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड ओजोन लेयर आज का टॉपिक। किसी भी टॉपिक पे डिस्कस करने से पहले सिलेबस को देखिए, सिलेबस को अपने रूम में कॉपी पेस्ट चिपका लीजिए, क्योंकि बेसिक और बहुत अहम बात है कि सिलेबस आपके आंखों के सामने होना चाहिए। तो साथियों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये डिस्कस करेंगे, ओजोन लेयर के बारे में बात करेंगे और डिफरेंट डायमेंशंस कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर को देखने के बाद में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से कोई भी सवाल आपका आता है गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आज का हमारा विषय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड ओजोन लेयर। तो इस प्रोटोकॉल को डिस्कस करने से पहले बेसिक में जाते हैं, फंडामेंटल चीजों पर डिस्कस करते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे साथियों, पहले हम बात करेंगे ओजोन लेयर की, पहले हम बात करेंगे ओजोन लेयर की जिससे संबंधित प्रोटोकॉल है। तो 3 आप यहां पे चीजें देख रहे हैं। फर्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा कि ओजोन लेयर क्या है और एटमॉस्फेयर में कहां पे लोकेटेड है। वेयर इज ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर। सेकंड, ओजोन लेयर क्या करता है, क्यों हम प्रोटोकॉल पे आए। ओजोन लेयर जो है आपका एब्जॉर्ब करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, इट एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सेकंड पॉइंट। थर्ड, देयर आर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो उसके बहुत ज्यादा एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इन द अब्सेंस ऑफ ओजोन लेयर। तो 3 बातें कि ओजोन लेयर कहां पे है, ओजोन लेयर क्या करता है और ओजोन लेयर नहीं हुई तो क्या होगा। ये 3 बातों की बेसिक भी चर्चा करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में, स्टार्टिंग बेस बनाने के लिए। तो पहला हमारा जो बात है वो है व्हाट इज ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है। ओजोन लेयर एक रीजन जो है ओजोन का केमिकल फॉर्मूला आता है O3, ऑक्सीजन के 3 एटम, ऑक्सीजन के 3 एटम का जो एक केमिकल फॉर्मूला O3। ये आपका एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर, पहले लेयर आपकी ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, वहां पर 15 to 35 15 से 35 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस ये यहाँ पे कंसंट्रेटेड है। तो ओजोन लेयर जो कि O3 ऑक्सीजन के 3 एटम कंबाइंड है केमिकली, ये आपको कहां मिलेगा, स्ट्रेटोस्फेयर में 15 से 35 15 to 35 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस, अर्थ की सतह से 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पे इन दी स्ट्रेटोस्फेयर। दिस लेयर एक्ट एज एन इनविजिबल शील्ड and protect us from the harmful ultraviolet radiation। ये एक शील्ड की तरह काम करता है और जो सन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ में जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती है उनसे हमारा बचाव करता है ये आपका ओजोन लेयर। इन पर्टिकुलर द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द यूवी रेडिएशन नोन एज अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन 3 टाइप के होते हैं, UVA, UVB, UVC। जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे UVB अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन की बात कर रहे हैं। तो हमारा बचाव करता है ये अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन से, विच कॉजेज सनबर्न, जो सनबर्न कॉज करता है, कैंसर, तमाम समस्याएं क्रिएट कर सकता है अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन। उससे हमारा पृथ्वी का बचाव कर रहा है आपका ओजोन लेयर।
अब ये हमारा बात बचाव कर रहा है, बचाव कैसे करता है? ये तो पहली बात थी, बचाव करता है कहां पर है? स्ट्रेटोस्फेयर में। कितने ऊंचाई पे है? 15 to 35 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस बचाव करता है हमारा। पर कैसे बचाव करता है, उसका क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व है? तो यहां पे देखेंगे, ओजोन जो है ना, ओजोन आपका अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। अल्ट्रा जो बी रेडिएशन आ रहे हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद में ये जो O3 का मॉलिक्यूल है, ओजोन का O3 का मॉलिक्यूल है, यहाँ दो हिस्सों में टूट जाता है, टू पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। O3 जो है आपका यहाँ पे अल्ट्रावायलेट जो बी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्लस फ्री ऑक्सीजन एटम, फ्री ऑक्सीजन एटम में ये ब्रेक हो जाता है। और जैसे ये ब्रेक होता है उसके बाद दोबारा से कुछ समय बाद दोबारा एक रिएक्शन होता है जिसमें कि वापस ये आपके O2 और केमिकली कंबाइन होकर वापस O3 बना देते हैं। तो ये जो अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन आती है, इनको एब्जॉर्ब करने के बाद में O3 O2 और O में ब्रेक होता है और कुछ समय बाद ये आपका ये दो कंपोनेंट O2 एंड O वापस केमिकली कंबाइन होकर O3 का फॉर्मेशन करते हैं। बाय एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर द ओजोन लेयर प्रिवेंट्स हार्मफुल लेवल ऑफ दिस रेडिएशन। तो ये जो हमारे हार्मफुल लेवल इस रेडिएशन का है वो अर्थ की सरफेस पे आने से ये बच रहा है थ्रू दिस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो पहला हमने देखा। दूसरी बात, हाउ ओजोन इज एब्जॉर्ब एंड डिस्ट्रॉयड इन दी स्ट्रेटोस्फेयर। देखिए ओजोन ऐसा है ना, ये तो अभी हम बात करेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जाके, ह्यूमन इंड्यूस फैक्टर, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स इन्वॉल्व है ओजोन की लेयर को डिप्लीट करने के लिए। लेकिन ओजोन नेचुरली भी अपने आप प्रोड्यूस भी होता है, नेचुरली डिस्ट्रॉय भी होता है। वो तो उसमें क्या केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, जैसा कि हमने देखा नेचुरली डिस्ट्रॉय कैसे होता है, यूवी बी रेडिएशन आते हैं, अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन, ये आपका एब्जॉर्ब करता है ओजोन लेयर और O2 एंड O में ब्रेक हो जाता है, नेचुरली आपका डिस्ट्रॉय हो रहा है। नेचुरली ये फॉर्म कैसे होगा? नेचुरली फॉर्म ऐसे होता है कि जो आपका अल्ट्रावायलेट सी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन टी टाइप के A B C, सबसे हार्मफुल आपका जो हमारी पृथ्वी पे आ रहा है वो बी रेडिएशन का। सी रेडिएशन जो है अल्ट्रावायलेट का, ये तो कंप्लीटली हमारे उसमें एटमॉस्फेयर में अब्जॉर्ब हो जाता है, ओजोन लेयर का कोई यहाँ पे इशू नहीं है। तो अल्ट्रावायलेट सी रेडिएशन जो आता है इसी इन किरणों का, ये ऑक्सीजन एटम पे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पे ये अटैक करता है, ये एक्चुअली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर ये ऑक्सीजन एटम ब्रेक होता है। तो ये सिंगल जो ऑक्सीजन एटम है, जो ऑक्सीजन मौजूद है उनसे अटैक करके वापस ओजोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए ओजोन का बनना और ओजोन का डिस्ट्रॉय होना ये नेचुरल वे में हो रहा है। कैसे डिस्ट्रॉय हो रही है? अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन, उसको ओजोन ने एब्जॉर्ब किया, O2 प्लस O में ब्रेक हो गया। कैसे बन रही है, कैसे क्रिएट हो रही है? तो यहाँ पे आपका अल्ट्रावायलेट सी रेडिएशन, UVC रेडिएशन जो आपका पड़ेगा इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पे पड़ेगा हमारा UVC रेडिएशन, ये ब्रेक हो जाएगा आपका दो ऑक्सीजन के एटम्स में। और जो ये दो ऑक्सीजन के एटम है ये आपका फर्दर केमिकली कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, अगेन आपका O3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तरफ तो बन रहा है, एक तरफ बन रहा है, एक तरफ आपका डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ये प्रोसेस नेचुरली चलता रहता है, इससे ओजोन डिप्लीट नहीं होता क्योंकि एक तरफ बन रहा है, दूसरी तरफ ये आपका डिस्ट्रॉय भी हो रहा है, एक इक्विलिब्रियम वहां पे मेंटेन्ड रहता है। तो ये बात याद रखना कि जो UVC रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट सी रेडिएशन, ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यहां पे UVB रेडिएशन को तो ऑब्जॉर्ब कर रहा है ओजोन, लेकिन जो UVC रेडिएशन है ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो इसलिए ये अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाते। जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद है वो ही इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब ये बेसिक बात है समझना जरूरी है। अब ओजोन की डिप्लीशन, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चर्चा करेंगे उससे पहले एक बेस बनाइए कि ओजोन लेयर क्या है, जो मैंने देखा कहां पर मौजूद है, कैसे नेचुरली बनती है, कैसे नेचुरली डिस्ट्रॉय होती है। अब बात आती है आपकी ओजोन डिप्लीशन एंड दी ओजोन होल। ओजोन होल का कंसेप्ट कब आया और उसके क्या मायने हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए? तो इंडिया में 1970s का एरा, उस समय साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया, रियलाइज किया कि ओजोन लेयर जो है ना वो थ्रेटेंड है बाय द एक्युमुलेशन ऑफ गैसेस कंटेनिंग हैलोजेंस। कुछ गैसेस जिसमें कि क्लोरीन है, ब्रोमीन के एटम्स है, उनकी वजह से ओजोन लेयर को खतरा है। ऐसा 1970s में कुछ साइंटिस्टों ने ऐसा प्रेडिक्शन किया इन द एटमॉस्फेयर। उसके बाद 1980s के मिड में साइंटिस्ट ने पहली बार डिस्कवर किया होल, ओजोन की लेयर, ओजोन की जो परत है ओजोन की लेयर है उसमें होल, जो उन्होंने साइंटिफिकली उसको ऑब्जर्व किया एंटार्क्टिका
साउथ हेमिस्फेयर में एंटार्क्टिका रीजन, उसके ऊपर पहली बार जो है आपका होल ऑब्जर्व किया गया, ओजोन होल ऑब्जर्व। उस ओजोन होल में मतलब कि एक आपको छेद मिला, मतलब वहां पे इसका मतलब है कि ओजोन जो है गैसेस है उनका कंसंट्रेशन वहां पे रिड्यूस हो रहा है, कोई चीज को डिप्लीट कर रही है। 1980s में साइंटिस्टों ने ऐसा वहां प्रिडिक्ट किया, ओजोन होल यहां पे देखा गया एंटार्क्टिका रीजन के ऊपर। तो एक सवाल तो आपका ऑब्जेक्टिव में यही बनता है कि पहली बार ओजोन होल कहां पे देखा गया था? इन दी एंटार्क्टिका रीजन, सदर्न हेमिस्फीयर में। इसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ऐसा साइंटिस्टों ने चेतावनी दी। तो जब ये इस वैज्ञानिक इस तरह प्रमाणित हो गया कि ये हाँ दिक्कत है और दिक्कत बढ़ सकती है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बढ़ सकते हैं लेटर ऑन, तो यहाँ पे चर्चा जो है बहुत गंभीर स्तर पे होने लगी कि क्या हम करें जिससे ओजोन होल के जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है इसको हम रोक सकें। तो यहाँ पे ओजोन होल के जो डिप्लीशन है या ओजोन जो लेयर उसका डिप्लीट हो रही है, रिड्यूस हो रही है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, वो जानना जरूरी है। तो पहला आपका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस स्किन कैंसर। स्किन कैंसर देखिए, ओजोन जो लेयर है उसमें डिप्लीशन होगा तो अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन पृथ्वी की सतह पे आएंगी। वो यूवी बी रेडिएशन जब इंसान के स्किन पे पेनिट्रेट करेगी तो उससे इंसान में स्किन कैंसर की समस्या हो सकती है। स्किन कैंसर इन दी वर्ल्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन में एंड द डेवलपमेंट ऑफ 3 मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर्स, जैसे कि जिसमें एग्जांपल है आपका यहाँ पे मैलिग्नेंट मेलानोमा, बेसल सेल कैरिनोमा एंड स्क्वामस सेल कैरिसिनोमा। तो ये 3 टाइप के स्किन कैंसर, ये स्ट्रॉन्ग लिंक यहाँ पे डेवलप हो चुका है बिटवीन दी अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन एंड कैंसर। तो ये बात साफ साफ तौर पे तय है कि अगर अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन पृथ्वी की सतह पे आती, स्किन कैंसर की एक बड़ी घातक बीमारी इंसानों में हो सकती है। दूसरा है आई डिजीज। ऐसा भी देखा गया है कि अगर हाई लेवल ऑफ अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन जो है इंसान उससे एक्सपोज होगी, ह्यूमन बीइंग उससे एक्सपोज होगा, तो वहां पे आपको कैटरैक्ट, आई डिजीज कैटरैक्ट का खतरा वहां पे बढ़ जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO भी इसकी चेतावनी दे चुका है कि कैटरैक्ट का खतरा बढ़ सकता है अगर यूवी बी रेडिएशन जो है वो डायरेक्टली एक्सपोज हुआ ह्यूमन बीइंग उससे। फूड सिक्योरिटी को भी खतरा है, इस रेडिएशन से। ऐसा बात सामने आई है कि जो हमारा एक्वेटिक सिस्टम, एक्वेटिक फूड चेन है, वहां पे क्रस्टेशियंस जो फिश है उनके एग्स यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, क्रस्टेशियन को नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। और उसकी वजह से जो हमारा फिशरी सेक्टर है, जो हमारा एक्वेटिक रिसोर्सेज है, उनके लिए थ्रेटेंड, उनके लिए बहुत ही चिंताजनक बात। अगर ये हमारा जो एक्वेटिक फूड रिसोर्सेज इस अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन के एक्सपोजर में आया तो ये एक सिस्टम आपका कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्ट होगा और उसकी वजह से आपका ग्लोबल फूड सप्लाई, क्योंकि हमारे फूड सिस्टम में ये भी कंज्यूम किया था कई देशों में, भारत में भी कंज्यूम किया था, तो ग्लोबल फूड सप्लाई उसमें बहुत ज्यादा यहाँ पे नेगेटिवली एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरी बात, ऐसा भी देखा गया है कि देयर आर नो वर्ल्ड अवॉइडेड मॉडल्स फॉर फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन का जो एक मॉडल वैज्ञानिकों ने जो आपका इजाद किया, इसका नाम है यहाँ पे बॉल पार्क फिगर, जो कि साइंटिस्टों ने एक मॉडल यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, जिससे बात सामने आई कि ओजोन का जो डिप्लीशन है और प्लांट की ग्रोथ है, ओजोन का डिप्लीशन प्लांट की ग्रोथ में भी एक स्ट्रॉन्ग इंटर रिलेशनशिप है। ऐसा पाया गया कि 10% यदि स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन में रिडक्शन होता है, 10% यदि ओजोन लेयर में आपका ओजोन की जो परत है उसमें डिक्रीज होता है, डिप्लीशन होता है 10%, तो उसकी वजह से जो प्लांट का प्रोडक्शन है, प्लांट की प्रोडक्टिविटी, प्लांट का प्रोडक्शन वो 6% तक नीचे गिर सकता है। तो सोचिए हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए कितना नुकसानदायक है। 10% रिडक्शन होता है ओजोन लेयर में तो 6% आपका प्लांट्स के प्रोडक्शन में डिप जो है ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो अगर ये डिप हुआ तो पूरा हमारा जो फूड चेन है, फूड सिस्टम है, फूड क्राइसिस देखने को मिल जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ये समझना जरूरी है मॉन्टे प्रोटोकॉल से कि अगर ओजोन लेयर नहीं होती तो क्या होता। अगर इसी तरह से डिप्लेशन होता रहता 1980s में, इस पर कोई चिंता जो की गई, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, तो आपका एक और इंपैक्ट होगा डैमेज टू अवर इन्वायरमेंट पे, इकोसिस्टम सर्विसेज, आपके जो नेचुरल इकोसिस्टम्स है उस पे असर पड़ता, प्लांट्स पे, एनिमल पे, सभी पे इसका जो है एक एडवर्स इंपैक्ट देखने को मिलता।
तो इकोसिस्टम सर्विसेज जो तमाम इकोसिस्टम हमको प्रोवाइड करते हैं उस पे भी इसका बुरा असर, कॉन्सिक्वेंसेस, डैमेज टू आवर एनवायरमेंट। लाइफ बिलो वाटर, जो आपकी मैरीन लाइफ या अंडर वाटर लाइफ जो है, एक्वेटिक जो क्रिएचर्स हैं, एक्वेटिक क्रिएचर्स, वहां पर भी इसका नुकसान, इस लेयर का, इस इंपैक्ट का वहां पर भी नुकसान। तो लार्ज इंक्रीज होगा अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन में। तो ऐसा देखा गया है कि जो हमारे अंडर वाटर सिस्टम है, जो फूड वेब है वो कंप्लीटली यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगी और उसकी वजह से आपका बायोडाइवर्सिटी थ्रेटन होगी और हमारी इकोसिस्टम सर्विसेज उसको नुकसान पहुंचेगा। तो डिसरप्शन इन दी फूड वेब, डिसरप्शन इन दी बायोडाइवर्सिटी अंडर वाटर सिस्टम में, ये सब चीजें ऑब्जर्व की जाएंगी अगर ओजोन लेयर का डिप्लीशन एक लेवल के ऊपर हो गया। तो ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि चाहे आपका वाटर बॉडी हो, चाहे बिलो वाटर बॉडी हो, चाहे लैंड सिस्टम हो, चाहे माउंटेन सिस्टम हो, चाहे कोई भी इकोसिस्टम हो, अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन के जो अगर पृथ्वी पे, अर्थ पे आती है, ओजोन लेयर डिप्लीट होती है, तो उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स सबको ऑब्जर्व करने पड़ेंगे। खास तौर पे यहाँ पे कोरल रीफ्स उनका डिसरप्शन भी ऑब्जर्व किया गया है अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन की वजह से। तो साथियों, ये तो बात हुई कि अगर ओजोन लेयर नहीं होती तो ये होता, पर ओजोन गैस के बारे में कुछ और चीज डिस्कस कर लेते हैं। तो ओजोन गैस हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद है, स्ट्रेटोस्फीयर में, और ये जो है तकरीबन आप मान के चलिए कि 99.5% प्रिवेंट करता है अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पे आने से। अब यूवी रेडिएशन का वेवलेंथ क्या होता है? 255 नैनोमीटर। 255 नैनोमीटर कितना स्मॉल स्केल पे वेवलेंथ है, 255 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेटली इसका वेवलेंथ। ये तो पहली बात। अब ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं, ये तो हमने नेचुरली प्रोसेस देखा, ऐसे कौन से एंथ्रोपोजेनिक या ह्यूमन इंड्यूस्ड केमिकल्स हैं जिसकी वजह से ओजोन लेयर को खतरा हो रहा है। एक तो आपका जो हमारे फ्रिज में, अपने फ्रिज में हम एयर कंडीशनर में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में हम यूज करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो केमिकल कंपाउंड है जो हमने फ्रिज में, रेफ्रिजरेंट्स में, हम अपने जो आपके कूलिंग के लिए जो गैस आप भरवाते हैं एसी में, उस इन्हीं केमिकल से वो कॉन्स्टिट्यूट होती है। फ्रेऑन्स भी कहते हैं उसको। ये नॉन रिएक्टिव है, नॉन फ्लेमेबल, ऑल दो नॉन रिएक्टिव है, नॉन फ्लेमेबल है, टॉक्सिक भी नहीं है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लेकिन ये आपका ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। ये रेफ्रिजरेटर्स में, स्प्रे कैन्स में, इंसुलेशन फोम में एंड प्रोपेलेंट में, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर्स, स्प्रे कैन्स, इंसुलेशन फोम एंड प्रोपेलेंट में आपको दिखेगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जब ये आपका रिलीज होता है, जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होते हैं इन दी एटमॉस्फेयर, दे रिलीज होंगे, स्ट्रेटोस्फीयर पहुंच जाते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर पहुंच के ये ओजोन से केमिकली कंबाइन होते हैं और वहां पे उसको तोड़ देते हैं, उसको डिसइंटीग्रेट कर देते हैं। तो बेसिकली जब ये पहुंचते हैं, ये अल्ट्रावायलेट जो रेज है उसकी प्रेजेंस में रिलीज क्लोरीन फ्री रेडिकल, जो क्लोरीन आपका कंपाउंड है, ये बेसिकली यहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल यहाँ पे रिलीज होगा और ये फ्री रेडिकल आपका ओजोन से कंबाइन करेगा और यहाँ पे ClO, क्लोरीन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और O2 यहाँ पे रिलीज कर देगा। तो अल्टीमेटली ये ओजोन को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहा है इस केमिकल रिएक्शन से। तो ओजोन फाइनली ब्रोकन डाउन, डिसइंटीग्रेशन ओजोन। तो ये केमिकल रिएक्शंस रेस्पॉन्सिबल है ओजोन के डिसइंटीग्रेशन में, और ये केमिकल्स आपके खासतौर पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, फ्रेऑन्स। तो ये जो चर्चा करी मैंने, बेसिक बताया आपको कि क्या ओजोन गैस क्या है, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है, कौन से कंपाउंड्स ओजोन लेयर को डिप्लीट कर सकते हैं और उनके एप्लीकेशन क्या है। ये कंपाउंड के एप्लीकेशन भी आपको याद रखना, एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसकी चर्चा होती है ओजोन के डिप्लीशन के लिए, ये यूज कहां पे होते हैं? एयर कंडीशनर में, रेफ्रिजरेटर्स में, स्प्रे कैन्स में, इंसुलेशन फोम में, और इसकी कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी, फायर एक्सटिंग्विशर में भी है एंड प्रोपेलेंट में। अब बात करते हैं, आपके सिलेबस में टॉपिक डिफाइंड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो बेस बन गया हमारा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों आना चाहिए था, क्योंकि ओजोन लेयर डिप्लीट का खतरा मंडरा रहा था और ऐसे केमिकल्स जो कि उसको डिप्लीट करने का पोटेंशियल रखते हैं, उनके अगेंस्ट कुछ नियम कानून बनने चाहिए। तो ये चर्चा होती है आपकी 80s का डेकेड है, 80s का डेकेड है एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे डिसीजन होता है। तो साथियों यहाँ पे देखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। उससे पहले एक होता है आपका कन्वेंशन, एक होता है प्रोटोकॉल। कन्वेंशन होता है आपका सेट जिसके तहत कई एग्रीमेंट्स किए जाते हैं जिनको प्रोटोकॉल कहते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है
वो कौन से कन्वेंशन से डिराइव्ड हुआ है? वो है वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन 1985 में हुआ। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका 1987 में पिक्चर में आता है। अब ये नाम में लिखा है मॉन्ट्रियल, तो पहली चीज तो आपको याद ही रखनी है कि जो प्रोटोकॉल होता है उसमें जनरली उसका इनिशियल जो फर्स्ट आपको मिलेगा वर्ड, वो कोई नाम मिलेगा, किसी सिटी का नाम, किसी प्लेस का नाम। तो यहाँ पे नाम है मॉन्ट्रियल। तो ये कहां पर है? कनाडा में। ये आपका कनाडा में स्थान है मॉन्ट्रियल, उसके नाम पे ये मीटिंग जो एग्रीमेंट हुआ, इन्वायरमेंटल ट्रीटी हुई, ये कनाडा में हुई और जगह थी मॉन्ट्रियल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को डिप्लीट करने वाले सब्सटेंसेस इज ए ग्लोबल एग्रीमेंट। एक ग्लोबल एग्रीमेंट है, तमाम देश मल्टीलेटरल जो नेशन है यहाँ पे शामिल होते हैं, एक ट्रीटी एग्रीमेंट साइन होता है। उसके तहत उन्होंने बोला कि वी विल प्रोटेक्ट द अर्थ ओजोन लेयर, हम ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करेंगे और ऐसे केमिकल्स, खास तौर पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो उसको नुकसान पहुंचाते हैं उनके प्रोडक्शन पे और उनके कंजम्पशन पे, उनके प्रोडक्शन पे, उसको हम करेंगे फेज आउट। उसको हम करेंगे फेज आउट, मतलब उसको रिड्यूस करेंगे और धीरे धीरे हम उसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर देंगे। ऐसे सब्सटेंस बनाएंगे नहीं हम जो कि इस तरह की ओजोन लेयर को आपका नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये लैंडमार्क एग्रीमेंट जो था ये आपका 16 सितंबर 1987 को साइन होता है। 16 सितंबर 1987 को ये एग्रीमेंट आपका साइन होता है और उसी दिन को हम, चूंकि साइन इस दिन हुआ 16 सितंबर को, हम ग्लोबली रिकॉग्नाइज करते हैं एज द वर्ल्ड ओजोन डे। उसी दिन को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है 16 सितंबर 1987। और ये, लेकिन देखिए साइन होना अलग चीज है, साइन कर दिया, लेकिन जब राष्ट्र देश जो इसमें शामिल है ट्रीटी में, जब तक नेशंस अपने अपने कंट्रीज में जाके उसको रेटिफाई ना कर लें, जब तक उसको रेटिफाई ना कर लें, ये जो आपका पर्टिकुलर एग्रीमेंट है सिर्फ कागज में ही रहेगा। तो रेटिफिकेशन की कुछ कंडीशन होती है कि इतने कंट्रीज को पास करना पड़ेगा अपने देश में आके, तब वो फोर्स में आएगा, तब वो अमल में आएगा। तो ये प्रोसेस होने में ये एंटर्ड, कब ये फोर्स में आया? साइन 87 में हो गया था, लेकिन फोर्स में आता है 1989 को, ये भी डेट याद रखिएगा। तो 16 सितंबर 1987, 16 सितंबर 1987 ये आपका वर्ल्ड ओजोन डे की शुरुआत यहां से हो गई। ये प्रोटोकॉल में काफी सारे सेट है, एक सेट है प्रैक्टिकल एक्शन टास्क है जिसमें कुछ रूल्स दिए हैं, कुछ उसमें मैकेनिज्म दिया है कि कैसे हम ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस, ओडीएस, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस, जो सब्सटेंसेस जो केमिकल ओजोन को डिप्लीट करते हैं उनको कहते हैं ओडीएस, उसके अगेंस्ट अपन काम करेंगे। इसमें हर कंट्रीज को टारगेट भी दिया हुआ है कि आपको इतने टाइम पीरियड तक इतना जो है फेस मैनर में रिड्यूस करना है ओडीएस सब्सटेंस को, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को। तो साथियों याद रखिएगा इस बात को। अब आगे देखते हैं अपन। अब अगला सवाल ये आता है कि जो ये बात कर रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओडीएस की बात कर रहा है। तो ओडीएस क्या है? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, a set of chemicals that can reduce, that can deplete, that have the potential to reduce the ozone layer। तो यहां पे कुछ केमिकल्स के नाम देख रहे हैं आप, केमिकल फॉर्मूला: क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलेंस, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमोक्लोरोमीथेन, ये कुछ नाम है। इसके अलावा लिस्ट में और भी नाम है, लेकिन ये जो नाम है लिखे हैं, ये नाम सबसे ज्यादा क्रिटिकल है क्योंकि ये ओजोन लेयर को बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा जो और नाम है जो लिस्ट में मेंशन नहीं है, उनका इंपैक्ट उतना ज्यादा सीरियस नहीं है, बट इनका इंपैक्ट बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसमें खास तौर पर इन केमिकल फोकस किया जाता है, जिसमें कि अब इसमें एक बात याद रखिएगा, नॉर्मली हम बुक्स में पढ़ते हैं तो वहां पे क्लोरीन और फ्लोरीन का बात आती है। तो अगर आप देखेंगे केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल, उसमें देखेंगे फ्लोरीन, हैलोजेंस में फ्लोरीन पहले, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन। तो नॉर्मली हम क्लोरीन नाम याद करते हैं लेकिन ब्रोमीन भूल जाते हैं। तो याद रखिएगा कि जैसे आप नीचे आएंगे पीरियोडिक टेबल में हैलोजेंस वाले ग्रुप में, फ्लोरीन का जो इंपैक्ट है बिल्कुल ना के बराबर है। फ्लोरीन जो है नुकसान नहीं पहुंचाता ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में, लेकिन क्लोरीन जो है उसका पोटेंशियल बहुत अच्छा खासा है ओजोन को डिप्लीट करने में। और उसके बाद ब्रोमीन के बाद नीचे आएंगे तो ब्रोमीन का इंपैक्ट और भी ज्यादा मिलेगा आपको। तो ये बात आपको याद रखनी है। इस पे मैंने सवाल एग्जाम्स में देखे हैं, यूपीएससी प्री में भी सवाल पूछे गए थे, जैसे फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन और उसके बाद आपका ब्रोमीन। जैसे आप उस पीरियोडिक टेबल में नीचे आएंगे तो जो इंपैक्ट है, इंपैक्ट पोटेंशियल जो है आपका यहाँ पे ओजोन लेयर को डिप्लीट करने का पोटेंशियल यहाँ पे बढ़ता जाएगा।
याद रखिए इस बात को। तो अगर आपके ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन आता है कि अरेंज करो इन केमिकल्स को उनके डिप्लीशन टेंडेंसी के बेसिस पे, तो जिसमें ब्रोमीन होगा वो सबसे ऊपर रखना, क्लोरीन वाला बीच रखना और फ्लोरीन वाला लास्ट रखना। तो यहाँ पे अब देखेंगे जैसे ये कंपाउंड है कार्बन टेट्राक्लोराइड, यहाँ पे सारे क्लोरीन है, इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अब इस ऊपर वाले कंपाउंड में ये देखेंगे यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, और एक कंपाउंड देखेंगे यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो फ्लोरीन जो है वो इंपैक्ट उतना नहीं रहता। तो ये इतना डेंजरस नहीं जितना डेंजरस आपका ये CCCCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, और उसके बाद मिथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमीन का पोटेंशियल और भी ज्यादा है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि जैसे अपन प्रोडक्ट में नीचे आते हैं यहाँ पे उसका पोटेंशियल बढ़ता है, ओजोन लेयर को डिप्लीशन करने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो फर्स्ट पे फ्लोरीन है, सेकंड पे क्लोरीन है, थर्ड पे आपका ब्रोमीन है, वो ऑर्डर ओजोन लेयर को डिप्लीट करने का पोटेंशियल। ये कुछ नाम लिस्ट बड़ी है, कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स के नाम मेंशन किए मैंने जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल है डिप्लीशन के केस में। तो मॉन्टे प्रोटोकॉल साथियों बात करता है ऐसे जो डिफरेंट ओडीएस में लिस्ट में बताया आपको प्रीवियस स्लाइड में, उन ओडीएस का प्रोडक्शन, उनका कंजम्पशन को हमें रिड्यूस करना है फेज में। इसमें आपकी कुछ कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, तमाम देश शामिल हैं। ये ऐसा प्रोटोकॉल था जिसमें यूनाइटेड नेशन के सभी राष्ट्रों ने साइन किया था, सभी नेशन ने साइन किया था, यूएसए, यूरोपियन नेशंस, उसके अलावा भारत, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री, सभी ने ऑलमोस्ट यहाँ पे साइन किया था। तो एक्चुअली दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक तो डेवलप्ड कंट्रीज, एक आपके डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्री का टाइमलाइन टारगेट डिफरेंट है, डेवलपिंग कंट्रीज का टाइमलाइन टारगेट डिफरेंट है विद रेस्पेक्ट टू इन पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंसेस को जो ओडीएस कहलाते हैं, इनको डिप्लीट करने के मामले में, इनको फेज डाउन करने के मामले में। तो यहाँ पे नोट करेंगे जो आर्टिकल 5 है, जो आर्टिकल 5 है, इस जैसे हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं, उसी तरह से इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल में भी कुछ आर्टिकल्स हैं जिसमें हर आर्टिकल में कुछ बातें लिखी हुई हैं। तो वहां पे एक आर्टिकल 5, वो बात करता है आपका डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में, बात करता है डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में। तो याद रखिएगा इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल का आर्टिकल 5 किससे डील करता है? डेवलपिंग कंट्रीज से। उनके जो बारे में बातें लिखी गई हैं आर्टिकल 5 में डिफाइंड है। तो मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात क्या, डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्री का दोनों के लिए टारगेट दिए गए हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि दोनों के टारगेट टाइमलाइन डिफरेंट है। टारगेट दोनों को दिए, रिड्यूस दोनों को करना है, बट फ्लेक्सिबिलिटी और टारगेट टाइमलाइन वो दोनों के केस में डिफरेंट है। तो उसको हम बोलते हैं इक्वल बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि EBDR, इक्वल बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों के केस में डिफरेंट है। इक्वल क्यों है? क्योंकि डेवलपिंग कंट्री हो चाहे डेवलप्ड हो, चाहे छोटा देश हो बड़ा देश हो, विकास के मामले में सभी को टारगेट दिया कि रिड्यूस करना है, आपको ओडीएस को रिड्यूस करना है, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन डिफरेंशिएटेड है, सबका टारगेट अलग है, सबका जिस टाइम लाइन तक रिड्यूस, डेडलाइन तक रिड्यूस करना है, डेडलाइन दोनों के केस में डिफरेंट है। तो इक्वल बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपिंग डेवलप्ड कंट्री के देश में। तो आपको दो बातें याद रखना, एक तो आर्टिकल 5 इस प्रोटोकॉल का डेवलपिंग कंट्री से डील करता है और EBDR कंसेप्ट यहाँ एप्लीकेबल है। और तीसरी बात, ये जो प्रोटोकॉल है लीगली बाइंडिंग है, ये प्रोटोकॉल आपका लीगली बाइंडिंग है। इस कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखेंगे आपको इस पैटर्न पे, ये प्रोटोकॉल आपका लीगली बाइंडिंग है। लीगली बाइंडिंग का मतलब यहाँ टारगेट डिफाइंड है, लीगली आपको करना ही है, एक टाइमलाइन दी हुई है, वॉलंटरली नहीं है, मैंडेटरीली आपको उस समय तक रिड्यूस करना ही है। तो प्रोटोकॉल में मैंने कहा इस प्रोटोकॉल में कई आर्टिकल्स हैं, आपसे सवाल आर्टिकल्स के पूछ सकता है कि ये आर्टिकल क्या बोलता है। तो यहाँ पे जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स से मैंने इस स्लाइड में नाम लिखा है। आर्टिकल नंबर 2 बात करता है कंट्रोल मेजर्स की, क्या कदम उठाएंगे कंट्रोल के मेजर करने की, कंट्रोल मेजर्स आर्टिकल 2। फिर कैलकुलेशन ऑफ कंट्रोल लेवल्स, जो कंट्री ने कदम उठाया उसको कैलकुलेट करना। भाई आपने अगर रिड्यूस किया तो कैसे रिड्यूस किया, कैसे मानेंगे? जब आपके पास कोई मेजरेबल मेथड हो कि मैंने इतना रिड्यूस कर दिया। तो कैलकुलेशन का जो तरीका कंट्रोल लेवल का है वो आर्टिकल नंबर 3 में डिफाइंड है। आर्टिकल 4 बात करता है कंट्रोल ऑफ ट्रेड विद नॉन पार्टीज। जो कंट्रीज इसमें इस प्रोटोकॉल में शामिल नहीं है उनको हम बोलेंगे यहाँ पे नॉन पार्टी, उनको बोलेंगे यहाँ पे नॉन पार्टीज। और जो कंट्रीज इस प्रोटोकॉल को साइन किया, रेटिफाई किया, वो है यहाँ पे पार्टीज। तो पार्टी नॉन पार्टी, तो ठीक है, पार्टीज के बीच में अगर कोई इस तरह का होता है ट्रेड होता है जिसमें कि आप उसमें ट्रांसफर करते हैं टेक्नोलॉजी को या क्लोरोफ्लोरोकार्बन को आप इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहां पे नियम लगेगा। अगर कंट्री नियम का वॉयलेशन करती है तो उसको यहाँ पे पीनल प्रोविजन भी है, लीगली वो जो है सही नहीं हुआ। बट अगर कोई कंट्री जो नॉन पार्टी है तो वो तो बोलेगा ठीक है मैंने इसमें साइन किया नहीं है, तो मैं तो अपने देश में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रोडक्शन कंजम्पशन कर सकता हूं, मैं इस ट्रीटी से बाध्य नहीं हूं। तो जो नॉन पार्टी वो कर सकता है,
लेकिन जो कोई पार्टी जो जिन्होंने साइन करा है मेंबर नेशंस, वो यदि ट्रेड करते हैं इस तरह के क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, इस तरह के ओडीएस सब्सटेंस का नॉन पार्टी के साथ में, तो उन लोगों को यहाँ पे लीगली जो है उसके कंट्रोल करने के लिए आर्टिकल 4 में शर्तें लिखी गई हैं। तो वो यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं, वो ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि वो बाध्य हैं जो मेंबर नेशन है। भले नॉन मेंबर नेशन करना चाहे, लेकिन वो उस मेंबर नेशन के साथ में नहीं कर पाएगा क्योंकि मेंबर नेशन यहाँ पे इस नियम से बंधा हुआ है एज पर आर्टिकल 4। उसके बाद आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 जहां पे डेवलपिंग कंट्रीज को डिफाइन किया, भारत जैसे देशों को, उनके लिए कुछ स्पेशल केस, तो इक्वल बट डिफरेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी। टारगेट सबके लिए है, टारगेट सबके लिए है, पर टारगेट अचीव करना, डेडलाइन और जो समय सीमा है वो डिफरेंट है। रिपोर्टिंग ऑफ डेटा, आर्टिकल 7 बोलता है देखिए आप अपना देश हो या कोई भी देश हो वो काम कर रहा है इस मैकेनिज्म पे, पर कैसे पता चलेगा कि कितना रिड्यूस हुआ? डेटा आप रिपोर्ट करोगे, यूनाइटेड नेशन जो वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहा है वो डेटा को एकत्रित करेगा, एक्यूमुलेट करेगा। तो डेटा की रिपोर्टिंग जो बात कर रहा है वो आर्टिकल 7 में की गई। आर्टिकल 8 बात करता है नॉन कंप्लायंस की। अगर आपने एक्ट में इस पर्टिकुलर जो ये प्रोविजंस है प्रोटोकॉल में उसका पालन नहीं किया, कंप्लाई नहीं किया, नॉन कंप्लाई, उसके केस क्या एक्शन हो सकता है, क्या लीगली ऑब्लिगेशन वहां बन सकते हैं। आर्टिकल नंबर 8। तो आर्टिकल नंबर 10 टेक्निकल असिस्टेंस की बात कर रहा है आपका आर्टिकल नंबर 10। देखिए हमारे डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज कितना भी चाहे उनका फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, तो यहाँ पे डेवलप कंट्री को टेक्निकल एक्सपर्टीज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करने पड़ेंगे डेवलपिंग कंट्री को, ताकि इस मुहिम में अपना रोल वो प्ले कर सके। तो टेक्निकल असिस्टेंस की बात आपके आर्टिकल नंबर 10 में होती है। तो साथियों ये पूरी एक आर्टिकल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपको याद रखने हैं एग्जाम के, खास तौर पर आर्टिकल नंबर 5 जो बात करता है डेवलपिंग कंट्रीज की। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके आपको एटलीस्ट पता लग जाएगा कि कौन सा आर्टिकल कौन सी बात बोल रहा है एज पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये ट्रीटी जो था कई साल लगे इस ट्रीटी को, 1980 के डेकेड में, 1987 में आके फाइनली ये साइन होता है, पर ये एक इवोल्यूशन, एक डेवलपमेंट का फेज चला और कई साइंटिफिक, कई टेक्निकल, कई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए जिसकी वजह से फाइनली ये उसमें अमली जामा पहना। ठीक है, तो मीटिंग्स ऑफ पार्टी, अब जब ट्रीटी बन गई तो इस ट्रीटी प्रोटोकॉल होने के बाद में समय समय पे एनुअल बेसिस पे या बाय एनुअल बेसिस पे कमिटीज जो है बैठती हैं, मीटिंग्स, मेंबर नेशन की मीटिंग्स होती रहती हैं, वो डिसीजन लगातार लेते रहते हैं। ऐसा नहीं कि प्रोटोकॉल बन गया तो काम खत्म। प्रोटोकॉल बनने के बाद में उसमें क्या काम हो रहा है, कंट्रीज में रिपोर्ट डेटा कैसे आ रहा है, क्या कंट्रीज कंप्लाई कर रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या टेक्निकल असिस्टेंस, फाइनेंशियल जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड हो पा रही हैं डेवलपिंग कंट्रीज को बाय डेवलप्ड नेशन। तो उसमें समय समय पे यहाँ पे पार्टीज जो है, मीटिंग ऑफ द पार्टीज होती रहती है। और ये जो आपकी पार्टीज की समिट है, ये जो आपका रहेगा, इसी को हम बोलते हैं एनुअल समिट, एनुअल बेसिस पे जो ऑपरेट हो रही है। और इन्हीं देशों में से एक वर्किंग ग्रुप बना दिया है, उस वर्किंग ग्रुप में कुछ सदस्य आपके डेवलपिंग कंट्रीज है, कुछ यहाँ पे डेवलप्ड नेशन है। तो जो पार्टीज, अब देखिए कोई भी हमारा प्रोटोकॉल बनता है ना, प्रोटोकॉल के लिए आपको हेड क्वार्टर डिफाइन करना जरूरी है, हेड क्वार्टर बनाना जरूरी है। तो इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के लिए हेड क्वार्टर कहां पे है? तो यहाँ पे जो आपका हेड क्वार्टर है वो है आपका ओजोन सेक्रेटरी, उसको हम ओजोन सेक्रेटरी बोलते हैं। वो बेसिकली यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी, इसका इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के हेडक्वार्टर जहां से पूरी असिस्टेंस प्रोवाइड होती है वो ओजोन सेक्रेटरीट, जिसको यूएनईपी का हेडक्वार्टर भी बोलते हैं, नैरोबी केनिया। नैरोबी केनिया में ये हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा साथियों, नैरोबी केनिया में। अब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ एग्रीमेंट, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है वो यूएनईपी का हेडक्वार्टर है, जिसको ओजोन सेक्रेटरी बोलते हैं। और ये कहां पर है? नैरोबी, जो कि केन्या कंट्री में, अफ्रीकन कंट्री में नैरोबी। तो ये एक चीज आपको एग्जाम के हिसाब से इसको याद रखना, पूछ सकता है कि ओजोन सेक्रेटरीट कहां पे स्टैब्लिश्ड है या फिर यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहां पे है। ये बातों का जवाब आपको नैरोबी केन्या देगा। अब प्रोटोकॉल बन गया, ठीक है, हमने सेक्रेटरी भी देख लिया। अब फंड चाहिए, फंड नहीं होगा तो डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंशियल रिसोर्स का क्रंच है, वो कैसे कर पाएंगे काम? अगर आप कल भारत को बोल दें कि आपके एसी और रेफ्रिजरेंट में, एसी और जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स है वहां पे जो फ्रेम्स यूज करता है, एकाएक ऐसा बोल दिया जाए कि सारे के सारे जो आप केमिकल्स यूज करें उनको फेज डाउन करो, तो हमारे एसी, हमारे फ्रिज कैसे ऑपरेट करेंगे? हमारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में नुकसान होगा। तो डेवलपिंग कंट्री को ऑल्टरनेटिव सर्च करना पड़ेगा, ठीक है, आप ये केमिकल यूज मत करो, इसकी जगह पे आप ये सब्स्टिट्यूट केमिकल यूज करो, आपका फायदा होगा। तो उस केस के लिए मल्टीलेटरल फंड बनाया गया, इसी प्रोटोकॉल में मल्टीलेटरल फंड बनाया गया है,
फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोटोकॉल। ये जो फंड है 1991 में एस्टेब्लिश होता है अंडर आर्टिकल 10, अंडर आर्टिकल 10 होता है, और इसके तहत जो डेवलप्ड नेशन है वो टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को अंडर दिस प्रोटोकॉल, ताकि वो स्लोली कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ओडीएस को जो है वो कम कर सकें। सब्स्टिट्यूट टेक्नोलॉजी, जैसा कि आप देखेंगे कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन उसका यूज आया। पहले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन थे, फिर वो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन आया, फिर उसके बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आए। तो टेक्नोलॉजी आपको देनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा ठीक है ये केमिकल आप यूज कीजिए, इससे आप अपनी एप्लीकेशन को चला सकते हैं। तो जो फंड है ये मल्टीलेटरल फंड जो है यहाँ पे इसको ऑपरेट करने के लिए, इसकी एक्टिविटीज को इंप्लीमेंट करने के लिए 4 एजेंसीज इन्वॉल्व है। इस फंड को मॉनिटर, इसकी एक्टिविटी को इंप्लीमेंट करने के लिए 4 एजेंसी इन्वॉल्व है। नंबर 1 यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, नंबर 2 यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, नंबर 3 यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनआईडीओ, एंड नंबर 4 वर्ल्ड बैंक। नंबर 4 वर्ल्ड बैंक। 4 एजेंसी ऑपरेट करती है इस पर्टिकुलर मल्टीलेटरल फंड को। तो अब ये जो आपने एक बार समझ में साफ साफ आ रही है कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यहां पे प्राइमरी की रोल प्ले कर रहा है, प्राइमरी रोल अपनी भूमिका निभा रहा है। तो कैसे अपने काम कर रहा है यहां देखिए, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है उसका आर्टिकल 5 के तहत उसको कंट्रीज जो कि एक्चुअल और पोटेंशियल नॉन कंप्लाई, जो कंप्लाई नहीं करेगी उनको कंप्लाई कराने के लिए ऑब्लिगेशन अंडर दिस मल्टीलेटरल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट। तो जो हमारा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी का रोल क्या है, यहाँ पे प्राइमरी रोल प्ले करता है कि जो कंट्री का पोटेंशियल है और जो कंट्री नॉन कंप्लाई, वो कंप्लाई नहीं कर रही इस प्रोटोकॉल के नियमों को, उनको कंप्लाई कराने के लिए, उनको उस नियमों को कंप्लाई कराने के लिए, उनके ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए मल्टीलेटरल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट में वो काम ध्यान देता है। तो ऐसे देश जो कंप्लाई नहीं कर रहे उन पर पैनी निगाह, उनको कंप्लाई करवाना है, ये यूएनईपी का एक प्राइमरी रोल है। तो एक्ट जो बनता है या प्रोटोकॉल जो बना है, आर्टिकल्स जो है उसका कंप्लाई होना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग यूएनईपी कर रहा है। दूसरी बात, एक कंप्लायंस असिस्टेंस प्रोग्राम, एक सीएपी कंप्लायंस असिस्टेंस प्रोग्राम ये भी यूएनईपी चलाता है, कंप्लायंस असिस्टेंस प्रोग्राम सीएपी, जिसके तहत आप देखेंगे कि उसमें क्या काम होता है, मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में आपको। जो कंप्लायंस असिस्टेंस प्रोग्राम है यूएनईपी का, उसके तहत ये डेटा रिपोर्टिंग, तमाम देश इसको डेटा देते हैं और फाइनल डेटा पब्लिश करता है कि हाँ इस देश ने इतना ओडीएस को रिड्यूस किया, इतना काम किया। डेटा देखो, डेटा आपके पास नहीं हो, कैसे पता लगा पाओगे कितना हम केमिकल्स को एमिट कर रहे हैं, कितना केमिकल हम यूज कर रहे हैं। फिर मॉनिटरिंग कंट्रोल ओडीएस, जो ओडीएस का ट्रेड है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का ट्रेड, जो केमिकल का ट्रेड हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, उसको पहले नहीं कहा, उसको मॉनिटर करता है कि ऐसा ना हो कि जो है पीछे से ट्रेड इनका चल रहा हो, उसके लिए मॉनिटर करना पड़ेगा। उसके बाद नेटवर्क एंड थीमेटिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना समय समय पे, यूएनईपी का काम। टेक्निकल असिस्टेंस, इसके थ्रू टेक्निकल असिस्टेंस भी आती है खासतौर पर डेवलपिंग कंट्रीज को, लेस डेवलप्ड नेशन को, ताकि वो नए जो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट है उसको अडॉप्ट कर सकें। अवेयरनेस इंफॉर्मेशन, ये पूरे वर्ल्ड में मॉनिटरी प्रोटोकॉल संबंधी, ओजोन लेयर संबंधी अवेयरनेस इंफॉर्मेशन के प्रोग्राम भी चलाता है यूएनईपी। ये यूएनईपी का पर्टिकुलरली सीएपी सर्विसेज प्रोग्राम है। उसके अलावा पॉलिसी सपोर्ट, जो देश, जो कंट्रीज जिन्होंने रेटिफाई करा इस मॉन्टे प्रोटोकॉल को, वो अपने देश में आके पॉलिसी बनाए, एक्ट बनाए, तो उनके पॉलिसी बनाने में सपोर्ट प्रोवाइड करेगा आपका ये सीएपी प्रोग्राम। फिर आपके साउथ साउथ कॉपरेशन, देशों के बीच में आपस में कॉपरेशन, उसको भी कोऑर्डिनेट करता है, उनको प्रोवाइड करता है सपोर्ट। ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग देता है, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग होना चाहिए। अगर उस पर्टिकुलर कंट्री में कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुआ, ट्रेनिंग प्रोवाइड प्रॉपर्ली नहीं की गई, तो कोई मतलब नहीं है एक्सरसाइज का। तो ट्रेनिंग देता है, साथ साथ कंप्लायंस को इंश्योर करता है कि हर कंट्री इस प्रोटोकॉल के तहत जितने भी नियम कानून बने हैं उसको कंप्लाई करे। तो ये काम हमारा जो है इसका यूएनईपी के कंप्लायंस असिस्टेंस प्रोग्राम में आता है, सीएपी कंप्लायंस असिस्टेंस प्रोग्राम और यूएनईपी। एक सवाल मैंने देखा था, किसी एग्जाम पूछा गया था कि कंप्लायंस असिस्टेंस प्रोग्राम सीएपी किस प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। मैं 4 ऑप्शन दिए थे, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दिया था, एक कोई आपका दूसरा प्रोटोकॉल जिनेवा प्रोटोकॉल दिया था, और एक था नन ऑफ दिस। अगर हमने ये नहीं पढ़ा कंप्लायंस असिस्टेंस प्रोग्राम जो है यूएनईपी का ही है या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पार्ट है, तो हम तुक्के में वहां पे क्योटो मार के आ जाएंगे कि कंप्लायंस सभी में है ना, कंप्लायंस तो क्योटो में भी है,
तो ये आपको डिटेल में हर, देखिए एक स्ट्रेटजी होती है, आप कोई प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं, हर प्रोटोकॉल को भले ही एक दिन में एक प्रोटोकॉल पढ़िए, लेकिन डिटेल में पढ़िए, उसके सारे इफ्स एंड डाउट, इफ एंड बट्स 360 डिग्री मैनर में कंप्लीटली उसको एनालाइज कर लीजिए, ताकि ये ना हो कि मेरा ये टॉपिक छूट गया या इस सवाल ऐसा आ गया, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं था। सवाल यहाँ पे हेडक्वार्टर्स का भी आ सकता है, सवाल पोस्टर का भी आ सकता है, सवाल यहाँ पे आर्टिकल्स को भी पूछ सकता है। तो साथियों ये बेसिक जो डिस्कशन चर्चा की मैंने आपसे, ये चर्चा मेरी मॉन्टे प्रोटोकॉल पर बेस्ड थी। मॉन्टे प्रोटोकॉल को हमने देखा, हमने उसके प्रोविजन देखे, हमने ये भी जाना कि इसका कंप्लायंस असिस्टेंस प्रोग्राम क्या होता है, फिर हमने ये भी देखा मल्टीलेटरल फंड है इसके अंदर, जिनको टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड होती है टू डेवलपिंग कंट्रीज बाय डेवलप्ड नेशन। एक फंड बना रखा है, इस फंड को ऑपरेट करने के लिए, एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए यूएनईपी, यूएनडीपी, यूएनआईडीओ और वर्ल्ड बैंक, यहाँ पे 4 एजेंसीज इन्वॉल्व है। फिर हमने बात करी कि टीटी के अंदर जो है वर्किंग ग्रुप बना हुआ है और यूएनईपी प्राइमरी रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, नैरोबी केन्या में, ओजोन सेक्रेटरी भी नैरोबी केन्या में। कुछ आर्टिकल्स देखे हमने, हर आर्टिकल्स इस संविधान में आर्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वैसे ही इस प्रोटोकॉल में कुछ आर्टिकल्स है, हर आर्टिकल के तहत कुछ बातें लिखी हुई हैं, आपको आर्टिकल्स मेन आर्टिकल देखने पड़ेंगे। तो सवाल ऐसा था कि आर्टिकल 2 डील विद व्हाट, तो यू आर रेडी टू आंसर दैट क्वेश्चन। उसके बाद हमने देखा मॉन्टे प्रोटोकॉल पे आर्टिकल 5 इंपॉर्टेंट है, डेवलपिंग कंट्री जिसमें हमारा देश भी शामिल है, उससे जुड़ा हुआ आर्टिकल नंबर 5। यहाँ पे ईबीडीआर कंसेप्ट भी, इक्वल बट डिफरेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी, हर कंट्री को यहाँ पे टारगेट दिया जाएगा, उस टाइमलाइन में उसको रिड्यूस करना है ओडीएस को, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंशिएट बढ़ी हुई है। डेवलप कंट्री का टाइम अलग है और डेवलपिंग कंट्रीज के टाइमलाइन डिफरेंट है। इक्वल बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी ईबीडीआर लीगली बाइंडिंग है साथियों, लीगली बाइंडिंग है, हर कंट्री को फुलफिल करना है। फिर मैंने ओडीएस की लिस्ट बताई आपको कि ओडीएस की लिस्ट में कौन कौन से यहाँ पे केमिकल्स इन्वॉल्व है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अलावा और कौन कौन से केमिकल इन्वॉल्व है। यहाँ मैंने ये बताया आपको कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जो देखेंगे केमिकल केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे, आप नोट करेंगे कि पोटेंशियल, जो ओजोन के डिप्लीशन का पोटेंशियल है वो इंक्रीज होगा। तो जिस कंपाउंड में केमिकल फॉर्मूले में ब्रोमीन होगा, उसका पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा, जिसमें क्लोरीन होगा वो ब्रोमीन से कम होगा पर ज्यादा रहेगा। फ्लोरीन वाला जो केस है वो रिलेटिवली काफी कम इंपैक्ट डालता है जहां तक ओडीएस की बात है। तो मॉन्टे प्रोटोकॉल कब साइन हुआ था, साइन कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 को, और उसी दिन आप वर्ल्ड ओजोन डे भी मनाते हैं 16 सितंबर 1987 को। दूसरी बात याद रखिएगा साथियों कि ये साइन होना अलग है, रेक्टिफाई होना अलग है, फोर्स में अलग है। साइन तो कर दिया राष्ट्रों ने, पर फाइल जो है कागज में बंद हो गई। जब तक तमाम देश जो से जुड़े हैं वो इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को अपने देश में आके पॉलिसी में शामिल नहीं कर लेते, खुद साइन नहीं कर देते, अपने पार्लियामेंट में जाके उसको हस्ताक्षर नहीं कर देते, तब तक ये फोर्स में नहीं आता। कुछ कंडीशन होती है कि इतने राष्ट्रों को मिनिमम करना जरूरी है। तो ये प्रोटोकॉल आपका 1989 को एंटर्ड इनटू फोर्स। तो सवाल ये आता है कि कौन से ईयर में ये साइन हुआ, तो 1987 डेट 16 सितंबर। यदि ये पूछा जाता है कि कौन से ईयर में आपका ये एग्रीमेंट एनफोर्स हुआ, अमल में है, तो 1989। फिर मैंने आपको स्टार्टिंग करी थी ओजोन गैस के बारे में, बताया था कि ओजोन गैस क्या है, कहां पे लोकेटेड है, और ओजोन जो हमारी ओजोन की लेयर है उसके डिप्लीट होने से क्या क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे इन्वायरमेंट डैमेज होगा, इकोसिस्टम सर्विसेज डैमेज होगी, फूड सिक्योरिटी, क्रॉप्स को खतरा है, प्लांट्स को खतरा है। मैंने आपको एक फाइट बताया था कि 10%, यदि ओजोन के लिए 10% रिड्यूस होती है तो 6% तक, 6% तक आपका जो है जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो हॉल्ट, वो रिड्यूस हो सकता है। तो 10% ओजोन लेयर का डिप्लीशन, 6% प्रोडक्शन जो है प्लांट्स का या क्रॉप प्रोडक्शन यहाँ पे रिड्यूस हो सकता है। तो कितना डायरेक्ट यहाँ पे कोरिलेशन। उसके अलावा जो हमारा एक्वेटिक सिस्टम है, एक्वेटिक क्रीचर्स है, उनको नुकसान है। तो हमारी एक्वेटिक जो फूड चेन है, जो ग्लोबल फूड सप्लाई है, वहां पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। फिर हमने ये बात करी थी कि इस पर्टिकुलर अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन से, यूवीबी रेडिएशन जो कि ओजोन के लिए डिप्लीट होने की वजह से पृथ्वी पे आएंगी, तो आई की डिजीज कैटरेक्ट, आई डिजीज कैटरेक्ट, उससे बड़ा खतरा है। हमने ये बात करी कि आपका ओजोन के लिए डिप्लीट होने से ओजोन होल होगा, स्किन कैंसर, बहुत बड़ी बीमारी स्किन कैंसर ये हो सकती है। तो सब चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। प्रोटोकॉल आया, पर प्रोटोकॉल क्यों आया, ओजोन लेयर की दिक्कत हुई। कब दिक्कत हुई, जब एंटार्क्टिका में 1980s में पहली बार ओजोन का होल ऑब्जर्व किया गया। उसके बाद एक कवायद चली, तमाम राष्ट्र कंट्रीज मिले, उन्होंने बोला ओजोन लेयर पे हम काम करेंगे। तो ये मैंने बैकग्राउंड फ्लैश में बताया था आपको, पहली बार होल एंटार्क्टिका में ऑब्जर्व हुआ था। अब ओजोन लेयर कैसे, देखिए ओजोन लेयर को एक तो डिप्लीट करें नेचुरली,
एक तो सॉरी एंथ्रोपोजेनिकली, या हम कह सकते हैं ह्यूमन इंड्यूस फैक्टर, इंसानों द्वारा ये जो है आपका डिप्लीट किया जा रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तमाम केमिकल्स इन्वॉल्व है उसमें। लेकिन ओजोन आपका नेचुरली भी क्रिएट भी होता है, एट द सेम टाइम आपका डिस्ट्रक्ट भी होता है। तो कैसे क्रिएट होता है, क्रिएट कैसे होता है और डिस्ट्रॉय कैसे होता है? जब आपके अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन आते हैं तो इसको ओजोन अब्सॉर्ब करता है, और आपका जो O2 है, O3 है, वो यहाँ पे O2 है, O में ब्रेक हो जाता है। ये तो उसका हो गया आपका डिस्ट्रक्शन। लेकिन इसका वापस क्रिएशन कैसा होता है नेचुरल वे में? क्रिएशन ऐसा होता है कि जो अल्ट्रावायलेट सी रेडिएशन है जब ये आते हैं, तो जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पड़ते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन एटम ब्रेक होता है, और ये ऑक्सीजन एटम वापस ऑक्सीजन से केमिकली रिएक्ट करके O3 का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक तरफ इसका डिस्ट्रक्शन, एक तरफ क्रिएशन नेचुरल में, तो अल्टीमेटली वो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंसानों द्वारा जो केमिकल्स जो हैं एटमॉस्फेयर में छोड़े जा रहे हैं, उससे ये इक्विलिब्रियम गड़बड़ा गया है, और वहां पे ये ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है। हालांकि अभी इस प्रोटोकॉल का बहुत ही इफेक्टिव प्रोटोकॉल रहा है, ये इसके एडवांटेज बहुत ही इफेक्टिव प्रोटोकॉल रहा है, क्योंकि इस प्रोटोकॉल के आने के बाद में ऐसा एकमात्र प्रोटोकॉल है जो सब कंट्री ने पालन किया और स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया। और आज ओजोन लेयर की उतनी गंभीर समस्या नहीं, वो ओजोन जो होल है ना, वो भर चुका है। एंटार्क्टिका के ऊपर ओजोन होल जो है लगभग भर चुका है, वो दिक्कत अब नहीं है जितनी दिक्कत 1987 में ऑब्जर्व की गई थी। तो ओजोन लेयर कहां पे है? 15 से 35 किलोमीटर, 15-35 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फीयर में अबाउ द अर्थ सरफेस, ठीक है। और ये अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन को एब्सॉर्ब करता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कई बार कर दिया। तो साथियों, ये पूरा ओजोन लेयर क्या है, क्या काम करता है, और आपका ओजोन लेयर नहीं होगा तो क्या नुकसान होगा, तो क्या, कब और क्या, ये क्यों, ये तीनों जवाब देने की यहां पे मैंने कोशिश की। तो ये चैप्टर हमारा माउंटे प्रोटोकॉल इस एंड पे टॉपिक, अच्छा टॉपिक था। सवाल इसे 1-2 आते हैं, वो अटेम्प्ट आपके हो जाएंगे। जिनका पेपर नंबर 2 इन्वायरमेंट साइंस है, उनको तब भी पढ़ना है, और पेपर 1 में इंटरनेशनल एग्रीमेंट में पूछा जाता है। तो साथियों याद रखिएगा, जो हमारा ये स्पेशल ऑफर है, अर्न अगेन बम्पर ऑफर चल रहा है, ये 19 मई तक ये ऑफर कल तक वैलिड है। आप यहाँ पे 6 महीने का सबसे मिनिमम लेंगे तो आपको 1 महीने का एडिशनल यहाँ पे मिल जाएगा। कोड NAB10 इस्तेमाल करने से आप ये लुफ्त उठा सकते हैं। तो 2 बार एग्जाम, अगर मेरी वाला एग्जाम साइकिल है और दूसरा वाला साइकिल है, दोनों साइकिल आप दे पाएंगे। 1 महीना एडिशन, सबकी दोबारा रिन्यू कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों का मंच पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।